नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारी दूसरी वीडियो है ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्लासिकल व्यू। अर्थात क्लासिकल की जो थ्योरी है, किस प्रकार एक अर्थव्यवस्था के अंदर आय का, उत्पादन का और रोजगार का निर्धारण होता है, वो थ्योरी हम पढ़ते जा रहे हैं। अभी तक जो थ्योरी हमने पढ़ी है, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं जो पढ़े हैं, उसको मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। हमने ये पढ़ा था कि जो लेबर मार्केट के अंदर, जहाँ पे लेबर की डिमांड और सप्लाई एक रियल वेज पर जहाँ पे इक्वल होंगे, जिस लेवल पर इक्वल होंगे, इसलिए वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल वेज होगा, और जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा वो यहाँ पे दिखाया गया LF के बराबर। ये लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रोजगार का स्तर होगा। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार ये उनका विचारधारा थी कि लेबर मार्केट में रोजगार का निर्धारण होता है और मजदूरी की वास्तविक जिस दर के ऊपर मजदूरों की सप्लाई और मजदूरों की डिमांड इंटैक्ट करेंगी या जिस पर दोनों बराबर होंगी तो उसके बराबर। तो जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ लेबर होगा वो LF के बराबर, प्रोडक्शन फंक्शन से हमें LF लेबर अमाउंट लगाने से YF इनकम के बराबर, जिसको हम आउटपुट बोलेंगे, यहाँ पे आउटपुट के बराबर उत्पादन होगा। ये जो उत्पादन है ये पूर्ण रोजगार के स्तर पे है। मैंने ये जो डायग्राम है ये थोड़े से डायग्राम चेंज किए हुए हैं, क्योंकि पिछला जो डायग्राम हमने स्टार्ट में पढ़ा था उसमें ये जो एक्सिस था, जो मैंने अभी हॉरिजॉन्टली दिखाया, ये वर्टिकल एक्सिस था, और जो वर्टिकल एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल था। अर्थात लेबर की अमाउंट हमने यहाँ पे दिखाई हुई थी एक्स एक्सिस पर, और इनकम की अमाउंट, आउटपुट की अमाउंट वाई एक्सिस है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे लेबर की अमाउंट नीचे थी, एक्स एक्सिस पर थी, और जो वेजेस, रियल वेजेस वाई एक्सिस पर थी। लेकिन हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी दिखाने जा रहे हैं कि कंप्लीट जो मॉडल है क्लासिकल व्यूज का, जो कंप्लीट विचारधारा, उसको हम इन 4 डायग्रामों के जरिए कंप्लीटली दिखाएंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो उत्पादन हुआ है वो उत्पादन है YF के बराबर। ये उत्पादन स्थिर है, कांस्टेंट है, तो ये उत्पादन किस लेवल, किस प्राइसेस पर अर्थव्यवस्था के अंदर बिकेगा। इस चीज के बारे में क्लासिकल जो थ्योरी थी वो 2 पॉइंटों पर, 2 बातों पर, विचारधाराओं पर, 2 थ्योरीज पर निर्भर करती है। नंबर 1 थ्योरी है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, और दूसरी थ्योरी है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। ये JB सेकी का जो मार्केट का नियम है, इसके अनुसार कि जैसे ही आप उत्पादन के साधनों को लगाएंगे तो उससे जो उत्पादन होगा, जितने रुपए का उत्पादन होगा उतने रुपए की ही उत्पादन के साधनों को उनके रेम्युनरेशन के बदले, उनकी कमाई के बदले उनको दे दिया जाएगा, और इस प्रकार उतने ही रुपए की इनकम पैदा होगी। और ये जो इनकम पैदा होगी उत्पादन के साधनों की, जितनी सप्लाई के बराबर पैदा हुई है, ये इनकम 2 ही भागों में बटेगी। नंबर 1 भाग या तो वो अपने उपभोग के लिए करेंगे या उसमें से बचत करेंगे। बचत का प्रयोग अन्य जो उत्पादन के साधन निर्माण करने के लिए अर्थव्यवस्था में प्रयोग कर लिया जाएगा। अर्थात जितने रुपए की सप्लाई पैदा होगी अर्थव्यवस्था में, ठीक उतने रुपए की इनकम जनरेट हो जाएगी उत्पादन के साधनों की, और ठीक उतने ही डिमांड और वस्तुओं की डिमांड, चाहे वो कंज्यूमर डिमांड के रूप में हो चाहे कैपिटल गुड्स की डिमांड के रूप में वो हो जाए। तो डिमांड की कोई कमी नहीं रहेगी। ये क्लासिकल जो थिंकर्स थे, क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे, उनकी विचारधारा थी। दूसरा, अब हमारा जो क्वेश्चन अभी हम पढ़ने जा रहे थे वो था कि ये जो आउटपुट है YF जो निर्धारित वो किस लेवल पे बिकेगी। इस संदर्भ में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है जो बताती है कि कीमत कितनी होगी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड द प्राइस लेवल्स, तो ये अब हम थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसके अनुसार जो क्वांटिटी ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक, पब्लिक के पास जितनी भी मनी सप्लाई है वो निर्धारित करती है कि कितना प्राइसेस होगा, हाउ लो, हाई और लो द प्राइस विल बी। यदि मनी की सप्लाई अर्थव्यवस्था में ज़्यादा होगी तो कीमतें वस्तुओं की ज़्यादा हो जाएंगी, यदि मनी की सप्लाई कम होगी तो कीमतें कम हो जाएंगी। ये परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की विचारधारा थी। अर्थात अर्थव्यवस्था में क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर रोजगार का
आय रोजगार फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, और जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जितना उत्पादन होना चाहिए प्रोडक्शन फंक्शन के अनुसार YF के बराबर, वो कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट प्राइसेस को जो खरीदा जाएगा, जो जितने भी मनी सप्लाई है पब्लिक के अंदर, पब्लिक के हाथों में, चाहे नोट के रूप में, चाहे बैंक डिपॉजिट हो या कोई भी हो, उसके द्वारा क्या किया जाएगा, वो खरीद ली जाएगी। यहाँ पे ये जो थ्योरी है ये एक सिंपल आइडेंटिटी इक्वेशन के द्वारा दिखाई गई है। MB इज आइडेंटिटिकली इक्वल टू PY। M होती है मनी सप्लाई कुछ भी हो सकता है पब्लिक के पास, जिसके जरिए वो वस्तुओं सेवाओं को या कोई भी एसेट है तो उसको खरीदने के लिए प्रयोग करता है, ये बेचने के लिए। VV होती है वेलोसिटी ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा की चलन गति बोलते हैं इनमें। मुद्रा की चलन गति का मतलब है कि जो एक यूनिट इसकी मुद्रा की, जैसे हमारे देश की यूनिट एक रुपी है, तो एक रुपी किसी पीरियड के दौरान, टाइम पीरियड के, फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर के दौरान कितनी बार वस्तु को खरीदने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो जितनी बार प्रयोग में लाई जाती है तो वो उतनी उसकी क्या कहलाती है, चलन गति होगी। तीसरा है जनरल प्राइस लेवल, ये सामान्य कीमत 17P, और 5 में है आउटपुट जो हमने YF फिल्टर। अब ये जो आइडेंटिटी है, ये थ्योरी ऑफ प्राइस कैसे बनती है वो ये ध्यान से देखना। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो वेलोसिटी ऑफ मनी है, चलन गति है, वो थोड़े समय में या नॉर्मल पीरियड में ये कांस्टेंट रहती है, क्योंकि ये किसी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से आय और व्यय खर्च किया जाता है, उसके संस्थागत ढांचे कैसे हैं, लोगों की आदतें कैसी है खर्च करने की, ये जो आदतें, ये चीज़ें, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स और जो कस्टमरी चीज़ें, ये सारी की सारी क्या रहती हैं, अल्पकाल में कांस्टेंट रहती है, इसलिए V तो कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। सिमिलरली अभी हमने पढ़ा कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर रोजगार होता है, और फुल एम्प्लॉयमेंट जितना भी होगा आउटपुट उतनी, उसके द्वारा जो प्रोड्यूस करी जाएगी आउटपुट वो भी फिक्स हो जाएगी, तो Y भी यहाँ पे क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन बन गई है M और VP के अंदर। तो जैसे जैसे अगर M डबल कर दिया जाएगा, प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, और यदि M हाफ कर दिया जाता है, प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो ये स्ट्रिक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन थी प्राइस के बीच में और M के बीच में, मनी के बीच में। सेकेंडली हमने यहाँ एक और बात ध्यान से देने वाले कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो P है, प्राइस है, वो मनी सप्लाई को इफेक्ट नहीं करता, बल्कि इसका उल्टा है कि मनी सप्लाई प्राइस को इफेक्ट करती है। तो यहाँ से हमने पता लगा है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था के अंदर प्राइस लेवल निर्धारित होता है। कैसे निर्धारित होता है, मुद्रा की सप्लाई के द्वारा। यदि मुद्रा की सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगी, यदि दुगनी कर दी जाएगी तो दुगने बढ़ जाएगी। दूसरी बात, इस इक्वेशन से एक चीज और आपको समझ लेनी है यहाँ पे, नंबर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें M और V, M हो गया टोटल मनी सप्लाई और V हो गया मुद्रा की चलन गति, अर्थात जितना मान लीजिए कि 1 रुपया है और 4 बार खरीदने के आता है काम, तो 1 गुना 4 कितना हो गया, 4 रुपये के क्वांटिटी खरीदेगा। तो ये जो चीज है ये पब्लिक का खर्च दिखाती है, अर्थात किसी भी अर्थव्यवस्था में ये डिमांड दिखाएगी, समग्र मांग दिखाएगी, एग्रीगेट डिमांड दिखाएगी। दूसरी बात, Y आउटपुट है, तो Y को किस प्राइसेस पे खरीदा गया है, ये सप्लाई प्राइस हो गया, तो ये क्या हो गया, एग्रीगेट सप्लाई है। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो टर्म है आपकी PY, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय Y इज नथिंग बट एग्रीगेट सप्लाई, और राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मनी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मनी इज नथिंग बट एग्रीगेट डिमांड। अब हम इन चीज़ों को, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है तो किसी समय में M भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि M/B इज आल्सो कांस्टेंट। ये पब्लिक का खर्च है जो कांस्टेंट होता है। अब प्राइस कैसे निर्धारित होता है, लेट्स सी इन दिस डायग्राम। वी हैव सीन, हमने देखा है कि डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। LF फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ रोजगार का, पूर्ण रोजगार का सत्र है, और पूर्ण रोजगार के सत्र पे YF क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट है। ये Y आउटपुट प्राइसेस से इंडिपेंडेंट होती है, ये क्या होगी यहाँ पे वर्टिकली एक्सिस बन जाएगा जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा। अब सपोज ये जो कर्व आपको जो बिल्कुल नई कर्व दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये कर्व AD1 के लिए एग्रीगेट डिमांड या MV1, ये पब्लिक का खर्च है। और हमने देखा भी मुद्रा की सप्लाई और वेलोसिटी ऑफ मनी दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, तो इसका मतलब किसी समय में एग्रीगेट डिमांड क्या है, कांस्टेंट है। अब यदि प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उन्हीं प्राइस, देखिए यहाँ पे मैं इससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि सपोज ये पॉइंट ले लेते हैं हम E1 पॉइंट।
E1 पॉइंट क्या दिखाता है कि प्राइस P1 और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट YF दिखाता है। तो OYF मल्टीप्लाइड बाई OP1 इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया है। और ये क्या होता है, आउटपुट गुना प्राइस क्या होता है, ये टोटल सप्लाई होती है। टोटल सप्लाई और सेकेंडरी सप्लाई पे किया गया, अब दूसरी तरफ से क्या कर देंगे हम, खर्च। तो AD डिमांड करो पर E पॉइंट दिखाता है कि M और V1 टोटल डिमांड है, जो इस रेक्टेंगल O, जो मैंने यहाँ पे O नहीं दिखाए हैं, तो OYF E1 और P1 के बराबर। अब देखिए, सपोज प्राइसेस किसी भी कारण से बढ़ जाते हैं, P2 हो जाते हैं, तो डिमांड टोटल खर्च तो पब्लिक का MV1 है, तो इसलिए पब्लिक बढ़े हुए प्राइसेस पर कम क्वांटिटी ही खरीद नहीं पाएगी। तो रेक्टेंगल का एरिया, यहाँ से अगर हम रेक्टेंगल ड्रा करें तो इस रेक्टेंगल का एरिया तो वही कितना होगा, MV1 की बात जो खर्च होगा पब्लिक का, लेकिन ये रेक्टेंगल दिखाएगी प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं और क्वांटिटी क्या हो गई है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बीइंग सोल्ड डिक्रीज। लेकिन ये लंबे समय में नहीं चलेगा। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार यदि ऐसी स्थिति है, वस्तुएं बिना बिकी रह गई हैं, तो जो सप्लायर है वो वस्तुओं के भाव घटाएंगे, इसका नेट रिजल्ट क्या होगा, वहां पे प्राइसेस कम होगा और आउटपुट वही बिक जाएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सपोज कि मुद्रा की सप्लाई बढ़ गई है, पहले MV1 के द्वारा दिखाई जा रही थी, अब MV2 के द्वारा दिखाई। तो मुद्रा की सप्लाई बढ़ने से अगर पब्लिक पहले जितना ही खर्च करती तो नेट रिजल्ट प्राइस बढ़ जाता, लेकिन अब पब्लिक क्या खर्च कर रही है, पब्लिक E2 पॉइंट के बराबर खर्च कर रही है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, अब वही आउटपुट बढ़े हुए प्राइस पर खरीदी जा रही है। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो अपर लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉर्नर पे है, एक्स एक्सिस पर रियल इनकम दिखाई गई है, वेजेस, रियल वेजेस, और वाई एक्सिस पर प्राइसेस दिखाया गया है। और W1 जो कर्व है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है, जैसे ये कर्व था जिसका नीचे हर पॉइंट पर एरिया क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो मनी वेज दिखाता है। और W2 क्या है, हायर लेवल पे तो ज़्यादा वेजेस दिखाता है। अब इनिशियल स्टार्ट में P1 प्राइस था, तो P1 प्राइस और डिवाइडेड बाय W1, ये हम दिखाते हैं P1 प्राइस और डिवाइडेड बाय W1, ये W बाई P2, ये आपका क्या हो गया, रियल वेज था स्टार्ट के अंदर जब फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट था। अभी हमने देखा कि मुद्रा की सप्लाई यदि बढ़ जाती है तो प्राइसेस बढ़ जाएगा। प्राइसेस बढ़ने से अगर रियल वेजेस वही है तो जो रियल वेज W1 के बराबर है, प्राइसेस बढ़ा हुआ तो इस पॉइंट पे आ जाएंगे, यहाँ पे रियल वेज कम हो जाएगा, प्राइसेस सेम है। और मॉनेटरी वेज यदि वही है तो रियल वेज क्या हो जाएगा, क्योंकि रियल वेज क्या होता है, W बाई P बढ़ गया है, प्राइसेस यदि प्राइसेस इंक्रीज हो जाता है तो इसका मॉनेटरी वेज W1 के इक्विवेलेंट है, तो इसका नेट रिजल्ट क्या होगा, W बाई P, W कांस्टेंट है, P इंक्रीज होगा तो ये रेशियो घट जाएगी। तो इनिशियल में रेशियो P ये इस पॉइंट के द्वारा दिखाई गई थी W बाई P2 के द्वारा। अब क्योंकि W कांस्टेंट है, P बढ़ गया है P2 के इक्विवेलेंट में, तो रियल वेज क्या हो जाएगा, यहाँ इस लेवल पे दिखाई देगा, कम हो जाएगा। कम रियल वेज होते ही क्या होगा, लेबर मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम आएगा, लेबर मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी मजदूरों की और सप्लाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाएगी, इसके कारण मजदूरी की जो मौद्रिक दर है वो बढ़ेगी। मौद्रिक दर बढ़ने से तो जो P2 प्राइस हो गया, मौद्रिक दर बढ़ने से W की वैल्यू क्या हो जाएगी, W1 से W2 हो जाएगी, बढ़ जाएगी और रियल वेज अपने पुराने लेवल पर आ जाएगा। तो इस प्रकार परंपरावादी जो विचारधारा के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रोडक्ट मार्केट में वस्तुओं के भाव परिवर्तनशील होते हैं, लेबर मार्केट में मजदूरी की दर परिवर्तनशील होती है। इन सभी होने के कारण अर्थव्यवस्था में सदा जो सामान्य स्थिति बनी रहती है वो पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।